चलिए, पिछले दिन तक हम लोग पढ़े थे क्या कि प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या कि अगर दो प्लेन मिरर रहे और एक दूसरे से थीटा एंगल पर रहे तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। ठीक ना, नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। आप लोग देखे होइएगा कि हम लोग कभी कभी सैलून वैलून में बैठते हैं और आगे भी आईना होता है, पीछे भी आईना होता है, दोनों कुछ झुका हुआ होता है, तो उसमें एक से ज्यादा इमेज दिखाई देता है। तो अगर दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा है तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड कितना होगा। ये सारी चीजें आज हम लोगों को देखनी है और इन चीजों को देखते हैं तो इसमें हम लोग आज केस करेंगे कि इफ द एंगल बिटवीन टू मिरर्स, if the angle between two mirrors, if the angle between two mirrors is theta, then the number of image formed when an object is placed between them, कि दो मिरर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, और यदि उस दोनों के बीच में when an object is placed between them, कि अगर उसके बीच में हम लोग क्या करें कि एक ऑब्जेक्ट को रख दें तो कितना इमेज बनेगा, ये चीज हम लोगों को क्या करना है, देखना है। तो इसके लिए देखिए कि पहले आपको समझना होगा क्या कि मान लीजिए कि कोई सा दो प्लेन मिरर है, एक मिरर है कुछ ऐसा और एक मिरर है यहां से कुछ ऐसा, और ये है कितने एंगल पे, थीटा एंगल। और इस थीटा एंगल पे जो दो मिरर है, इस दोनों मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया, और ऑब्जेक्ट रखा गया कुछ इस तरीके से, मान लो कि यहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया, यहां पर कुछ इस तरीके से, ये है तुम्हारा क्या, ऑब्जेक्ट, और इस दोनों के बीच का एंगल पहले से टोटल कितना दिया हुआ है, थीटा। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को ज्वाइनिंग पॉइंट से मिलाने वाला ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है कितना, बीटा। तो अगर अल्फा इक्वल टू बीटा होता है, अगर अल्फा इक्वल टू बीटा होगा तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक ना, ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है, सिमेट्री, मतलब यहां से जितना दूर इधर मिरर उतना ही दूर यहां भी मिरर। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक अरेंजमेंट। बात समझ में आ रहा है। और अगर आपका अल्फा डिड नॉट इक्वल टू बीटा हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिज सिमेट्रिक। ये कहानी है, ठीक ना, कैसी कहानी है, डिज सिमेट्रिक। ये कहानी कैसी है, डिज सिमेट्रिक। तो इस दोनों ही कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ इमेज कैसे फॉर्म्ड होगा। ठीक ना, तो देखना कि इस कहानी को हम लोग एक अलग अलग केस में लेंगे, और अलग अलग केस में लेंगे तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, इन सारी चीजों को हम लोगों को एक एक करके देखना है। 2-3 केस पढ़ेंगे, फिर जनरलाइज करेंगे, फिर एक आध क्वेश्चन भी करके देखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो कहता है क्या कि थीटा जो है, अगर पहला कंडीशन इफ n इक्वल टू 360/थीटा, हमको दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा दिया रहेगा, थीटा से हम 360 में डिवाइड करेंगे तो एक नंबर मिलेगा n। और अगर इफ n इज ऑड, अगर n कैसा नंबर है, ऑड है, देन नंबर ऑफ इमेज formed is, then number of image formed is n-1। अगर दो मिरर के बीच का एंगल है थीटा और 360/थीटा करने से हमको जो नंबर मिलता है वो नंबर यदि ऑड है,
वो नंबर क्या है, यदि ऑड है तो इस ऑड नंबर के द्वारा जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होगा वो इमेज फॉर्म्ड कितना होगा, n-1। बात समझ में आ रही है, कितनी होगी, n-1। अब जरा सा देखना कि अगर बात किया जाए किस चीज का अगर बात किया जाए किस चीज का, अगर बात किया जाए, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग क्या, कि मान लो कि अपने पास दो प्लेन मिरर दिया हुआ है। एक प्लेन मिरर है कुछ ऐसा, एक प्लेन मिरर है कुछ ऐसा, और यहां से 72 डिग्री पर मान लो कि एक दूसरा प्लेन मिरर है ऐसा कुछ। यह है मिरर 1 आपका, और यह है कौन सा, मिरर 2। इस दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, 72 डिग्री। अब कह रहे हैं क्या कि इस दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पे, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पे, तो आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड कितना होगा। यह है हमारा पहला मिरर, यह है हमारा दूसरा मिरर, और इस दोनों मिरर के बीच में जो है सो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, और ये ऑब्जेक्ट से हमको क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड कितना होगा। तो हम लोग सीधे देखेंगे क्या कि थीटा इक्वल टू निकालेंगे। तो थीटा इक्वल टू अपने पास कितना दिया हुआ है, 72 डिग्री। एन निकालेंगे, एन इक्वल टू कितना होता है, 360/72। डिवाइड करोगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 को ध्यान से देखो कि 5 क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होगा, जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होगा, ये नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड कितना होता है, n-1, और ये कितना हो जाएगा 5-1, और इमेज कितना बनेगा, 4। बात समझ में आ रही है, कितना इमेज बनेगा, 4। अब देखो कि ये 4 इमेज जो बनेगा, तो एक ऑब्जेक्ट का इमेज इधर कहीं पर बनेगा, और इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज इधर कहीं पर बनेगा। फिर से ये वाला जो है ऑब्जेक्ट भी इसमें दिखेगा तो उसका इमेज कहीं इधर बनेगा, और फिर से ये वाला ऑब्जेक्ट भी इसमें दिखेगा तो इमेज कहीं इधर बनेगा। तो ये कब तक प्रोसेस चलता रहता है, ये जरा सा ध्यान से देखना कि ये सर्कल पे प्रोसेस चलता रहता है। ये पूरी प्रोसेस किस पे चलती रहती है, सर्कल पे। और अगर किसी मिरर के सामने सामने पॉइंट आ गया तो अब इसका इमेज इस मिरर के पीछे चला जाएगा, अब इसका इमेज नहीं बनेगा। ऐसे इसका भी इमेज जब 180 से ज्यादा हो जाए एंगल, मतलब मान लो कि अगर ये मिरर है तो इस मिरर के सामने में हम इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनेगा, इधर भी रखेंगे तो इमेज बनेगा, इधर भी रखेंगे तो इमेज बनेगा, इधर भी रखेंगे तो इमेज बनेगा। लेकिन अब यहां पर जब आ गया सामने सामने तो अब इमेज बनना क्या हो जाएगा, बंद। अब जब ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा तो क्या होगा, मिरर के पीछे आ गया, अब इमेज नहीं बनेगा। तो यही कहानी होती है क्या कि ये सर्कुलर पाथ पे हमेशा इमेज बनता है। ये जो इमेज बन रहा है वो कैसा पाथ ट्रेस करता है, सर्कुलर पाथ। और अगर सर्कुलर पाथ नहीं ट्रेस कर रहा है तो उस इमेज को हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग की कंडीशन। ओवरलैपिंग के कंडीशन में अगर इमेज एक से ज्यादा भी दिखाई देगा तो हम लोग काउंट कितना करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। जैसे मान लो क्या कि कभी कभी अगर मान लो कि 90 डिग्री के लिए हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए, 90 डिग्री के लिए, तो अभी हम दिखाते हैं दूसरा केस में आपको उस चीजों को ज्यादा अच्छे से फील करवा करके। अब देखिए कि ये तो चीज आपको समझ में आ गई कि अगर दो मिरर के बीच का एंगल थीटा हो, 360/θ n आए और n कैसा हो, ऑड हो, तब जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगा कितना, n-1। बात समझ में आ रहा है। अब दूसरा में जो है, तो दूसरा में क्या है कि अगर n इक्वल टू 360/θ आए और n जो है इज कैसा हो, इवन हो, n कैसा हो, इवन हो। तो इस इवन वाले में हम लोग दो केस लेंगे, एक लेंगे केस 1 और एक लेंगे केस 2। तो केस 1 में हम लोग जो बात डिस्कस करेंगे, केस 1 में जो बात डिस्कस करेंगे, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, अगर ऑब्जेक्ट कैसा प्लेस्ड हो, सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, मतलब कि अल्फा और बीटा बराबर बराबर हो। तो अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली होगा तब जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होता है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होगा, ये नंबर ऑफ इमेज फॉर्म जो होगा
ये होगा कितना, n-1 के बराबर में। लेकिन अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नॉन सिमेट्रिकली, अगर नॉन सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो नॉन सिमेट्रिकली रखा हुआ है, तब जो आपका नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होगा, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होगा, वो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड हो जाएगा किसके बराबर में, n के ही बराबर। तो आप सीधे याद रखिएगा क्या, कि अगर n इवन है और नॉन सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो इमेज बनेगा वो किसके बराबर में, n के बराबर में। बाकी सारे केसेस में कितना, n-1 के बराबर। ऐसे आप चीजों को याद रख सकते हैं। जैसे अब देखिए कि मान लीजिए कि हम लोग दो मिरर लेते हैं, मान लीजिए कि हम लोग दो मिरर लेते हैं, एक मिरर लिए ऐसा और एक मिरर लिए यहां से 90 डिग्री पर। बात समझ में आ रही है, एक मिरर लिए यहां से 90 डिग्री पर, और ये दोनों मिरर जो है सो एक दूसरे से एंगल कितने का बना रहा है, थीटा इक्वल टू कितने डिग्री का, 90 डिग्री, ठीक ना। और इधर है कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो इसका कितना इमेज बनेगा ये पूछा जाए। तो तुम देखना ध्यान से, एक इमेज तो इसके सामने ये ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं, इतना पीछे। अब देखो ये ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में भी दिखेगा, तो इस मिरर में दिखेगा, तो एक तो कुछ इस तरीके से बनेगा इधर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखना कि एक इमेज यहां पर बना और एक इमेज इसका जो है सो कहीं इधर बनेगा, और ये चीज जो है सो कहीं फिर इधर भी इमेज बनाएगा। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट का कितना, 1 2 3 4 चीज दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये तब होगा जब ये कितने पे रहे, 45 डिग्री पे रहे, तब। बात समझ में आ रहा है। और अगर 45 डिग्री पे नहीं रहेगा, तब कहानी कैसी होगी। जिस कहानी को आपको एकदम एक तरफ से देखना है, तो हम लोग चाहते हैं क्या कि फॉर्मूला लगाएं, और फॉर्मूला लगा करके काम करें। तो आप देखते रहिएगा क्या होने वाला है। थीटा बराबर कितना दे दिया भाई, 90 डिग्री। अभी हमको पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है कि ऑब्जेक्ट नॉन सिमेट्रिक है। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक, ये हमको पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू निकालेंगे। n इक्वल टू कितना, 360 बाई थीटा लिखते हैं, यानी कि 360 बाई कितना आ जाएगा, 360 बाई आ जाएगा कितना, 90, और ये आंसर आ जाएगा 4। 4 से इवन भी दिख रहा है। तो इवन में अगर सिमेट्री है, मतलब 45 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल ये बना रहा है, तो अगर ये 45 डिग्री और 45 डिग्री की कहानी बना रही है, तो 45 डिग्री और 45 डिग्री की कहानी बना रही है, तो ये हो जाएगा क्या, सिमेट्रिक। और इस सिमेट्रिक केस में जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होता है वो कितना, n-1, ये कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर यहां पर हम बात करें कि मान लो हमको लग रहा है ना कि ये चीज जो है सो थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है क्या, इस इवन को आप कर दीजिए ऑड, और पिछले ऑड को आप कर दीजिए क्या, इवन। पिछले ऑड को आप क्या कर दीजिए, इवन। पिछले ऑड को आप क्या कर दीजिए, इवन, ठीक ना। इस कहानी को थोड़ा ढंग से बनाइए। इसको आप क्या कर दीजिए, इवन। इसको इवन करिएगा तो इसको भी आप ले लीजिए कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री लीजिएगा तो ये पूरी कहानी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। 60 डिग्री लीजिएगा तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 बाय 60। अब ये आ जाएगा कितना, 6। 6 है क्या, इवन। तो नंबर ऑफ इमेज जो हो जाएगा, ये नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा n-1, यानी कि 6 - 1 इक्वल टू कितना, 5, ठीक ना। ये ऑड नहीं, ये ऑड नहीं। अब देखिए कि आगे जो है, तो हम लोग क्या पूछे कि अगर n ऑड होगा तो सिमेट्रिक के केस में n-1, और नॉन सिमेट्रिक के केस में कितना, n। ये उल्टा हो गया। चलो ध्यान दें। अब देखो कि अगर हम लोग यहां बात करें, मान लो क्या कि एक मिरर है और ये कितने डिग्री पे है, 120 डिग्री, और यहां से जो है तो एक ऑब्जेक्ट रखा है कितने दूर पे, तो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए कि 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहां पर रखा हुआ। ये भी 60 डिग्री है और ये भी कितना है, 60 डिग्री। तो सिमेट्रिक है, अल्फा बीटा दोनों बराबर है। तो अगर हम लोग निकालेंगे 360 बाई थीटा 120, तो ये आ जाएगा कितना, 3। और ये 3 है कैसा, ऑड। और ऑड में भी कैसा है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक है तो जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड लिखेंगे, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड जो लिखेंगे,
ये नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड कितना लिखेंगे, n-1, यानी कि 3-1 यानी कि कितना 2। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इसी सिचुएशन में देखो कि इसी सिचुएशन में अगर मिरर हो जाए ऐसा, अगर मिरर हो जाए ऐसा, ये है और यहां से 120 डिग्री पर है, लेकिन अब की बार जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां, और ये ऑब्जेक्ट यहां से कितने एंगल पे, ये 30 डिग्री का बना रहा है और ये कितने का बना रहा है, 90 डिग्री का बना। बात समझ में आ रहा है। तो अभी भी जो है, तो आप अगर 360/120 लिखिएगा n इक्वल टू, तो ये आ जाएगा कितना 3, और ये 3 कैसा है, ऑड। लेकिन ऑड में ये नॉन सिमेट्रिक है, तो नॉन सिमेट्रिक है तो जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होगा, जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होगा, ये नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इक्वल टू n ही हो जाएगा, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो ये 3 केस को आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या भाई, कि अगर 2 मिरर के बीच का एंगल थीटा हो तो इमेज कितना बनेगा इस चीज के लिए। तो बोले कि 2 केस होता है, एक अगर अल्फा बीटा दोनों बराबर हो जाए तो इस केस को क्या कहते हैं हम लोग, सिमेट्रिक, और इस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन सिमेट्रिक कहते हैं। डिड सिमेट्रिक अच्छा नहीं लग रहा है, इसको क्या बोलेंगे, नॉन सिमेट्रिक बोलेंगे। और नॉन सिमेट्रिक केस में क्या होगा कि अल्फा बीटा इक्वल नहीं होगा। तो यहां से देखना सीधे बात कि n इक्वल टू 360/थीटा निकालेंगे, और यदि n का वैल्यू इवन आ गया तो जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होगा वो कितना होगा, n-1। देखिए एग्जांपल, और अगर थीटा इक्वल n इक्वल टू 360/थीटा n ऑड आया, तो इस ऑड केस में हम लोग 2 केस लेंगे, एक अगर सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और एक यदि नॉन सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो वही केस n-1, और अगर नॉन सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो कितना n। बात समझ में आ रहा है। इतना चीज था हमको किसके लिए पढ़ना, तो इमेज फॉर्म्ड के बारे में पढ़ना। अब देखना कि इसके बाद जो कहानी शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है किसकी, तो ये कहानी शुरू होती है स्फेरिकल मिरर की। किसकी कहानी होती है शुरू, स्फेरिकल मिरर की। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि ये स्फेरिकल मिरर होता क्या चीज है। तो मान लीजिए आप क्या कि एक ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर है। क्या है ये है एक आपका, ये है कि आपका ट्रांसपेरेंट, मतलब जिससे लाइट की रे आर पार हो सके, हॉलो स्फीयर, अंदर से खाली भी है और हॉलो स्फीयर है। तो इस ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर को अगर हम लोग क्या करें, इस ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर को अगर हम लोग क्या करें भाई, कि अगर हम लोग क्या करें कि बीच से इसको या कहीं से भी हम इसको 2 टुकड़ा में काट दें। अगर इसको हम 2 टुकड़ा में काट दें तो इसको काटने के बाद जो हमको एक कटोरी टाइप का कोई सा चीज मिलेगा, और वो चीज होगा कैसा शेप में, तो उसका शेप हम लोग देखने का कोशिश करें अगर, तो उसका शेप जो होगा वो शेप होगा उसका कैसा, तो उसका शेप होगा कुछ इस तरह का। उसका शेप होगा कैसा, कुछ इस तरह का। उसका शेप होगा कुछ कैसा, कुछ इस तरह का ये होगा। अब देखिएगा कि ये काटेंगे तो हमको हॉलो स्फीयर को काटेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें ये वाला पोर्शन धंसा हुआ पोर्शन है और ये वाला पोर्शन क्या है, उठा हुआ पोर्शन। तो इस धंसे हुए पोर्शन को जो है तो हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव सरफेस, जो अंदर की तरफ झुका हुआ हो। और जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ सरफेस है, इस मुड़े हुए सरफेस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम क्या करें कि हम क्या करें कि एक ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर का एक क्रॉस सेक्शन काटें, तो अगर इसका एक क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो 2 पार्ट बनेगा, एक कॉनकेव सरफेस और एक क्या, कॉन्वेक्स सरफेस। अब मिरर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक साइड से पेंटिंग करना पड़ता है। तो अगर हम कॉनकेव सरफेस पर पेंटिंग करेंगे तो कॉन्वेक्स लेयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा। तो इस प्रकार से जो मिरर बनेगा उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हम कॉन्वेक्स सरफेस को ही क्या करें, पेंटिंग कर दें, तो इस तरफ से बनेगा रिफ्लेक्टिंग लेयर, कॉनकेव लेयर। तो इस तरह से जो मिरर बनता है उसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते। बात समझ में आ रहा है। तो अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि भाई स्फेरिकल मिरर क्या होगा,
तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या कि व्हेन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ, व्हेन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट, ध्यान रहे कि ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर, अगर किसी ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर का, ठीक ना, व्हेन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर इज पेंटेड फ्रॉम, पेंटेड फ्रॉम one surface, one surface, then another surface becomes, then another surface becomes, then another surface becomes reflecting surface, reflecting surface, तो दूसरा सरफेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, एंड द मिरर इज कॉल्ड, एंड द मिरर फॉर्म्ड इज कॉल्ड, और इस तरीके से जो मिरर फॉर्म्ड होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, इसका नाम हम लोग क्या देंगे, स्फेरिकल मिरर। इस मिरर का नाम हम लोग क्या देंगे, स्फेरिकल मिरर। देखना भाई कि दो तरह, एक ये है, मान लो इसमें अगर हम लोग कनकेव लेयर को पेंटिंग कर दिए तो ये वाला लेयर रिफ्लेक्टिंग लेयर बनेगा, और यदि हम इसमें क्या किए कि अगर हम इस वाले पोर्शन को ही पेंट कर दिए तो ये वाला सरफेस जो है सो क्या बनेगा, ये रिफ्लेक्टिंग लेयर बना यहाँ पे, और इस रिफ्लेक्टिंग लेयर के कारण ही ये मिरर हुआ, और इधर जो है सो ये वाला लेयर क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, रिफ्लेक्टिंग लेयर, और इसी रिफ्लेक्टिंग लेयर के कारण ये एक मिरर बनेगा। तो इस दोनों टाइप के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर लेना है, उसको काट देना है एक क्रॉस सेक्शन, और जब क्रॉस सेक्शन को काट देंगे तो एक ऐसा पोजीशन हमको मिलेगा जिसमें एक पोर्शन धंसा हुआ होगा और एक पोर्शन उभरा हुआ होगा। धंसे हुए पोर्शन को क्या बोलते हैं, कॉनकेव सरफेस, और उभरे हुए पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस। तो अब अगर हम इसमें से किसी एक सरफेस को पेंट कर देंगे तो दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, और इस तरीके से मिरर बनेगा, जिस मिरर को हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब देखिएगा कि ये स्फेरिकल मिरर मेनली दो टाइप का होता है, टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कि ये जो स्फेरिकल मिरर है आपका ये कितने तरह का होगा, दो टाइप का, जिसमें पहले को हम लोग बोलते हैं क्या, जिसमें पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें हम लोग पहले को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखना कि अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर का कॉन्वेक्स सरफेस रिफ्लेक्टिंग लेयर है तो उस मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो लिखेंगे क्या कि इफ द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ एन स्फेरिकल मिरर, अगर किसी स्फेरिकल मिरर का, अगर किसी स्फेरिकल मिरर का कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो क्या हो, इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, देन द स्फेरिकल मिरर, देन द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, तब इस तरीके से बने हुए स्फेरिकल मिरर को जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे, इज कॉल्ड कैसा मिरर, इसको कहेंगे क्या, कॉन्वेक्स मिरर, इसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। कब, जब स्फेरिकल सरफेस का कॉन्वेक्स सरफेस जो हो वो क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। ध्यान देना कि अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो देखिए, तो ये ऐसा बनेगा कुछ, ये जो है ऐसा बनेगा कुछ, और ऐसे में आप देखिए कि ये है कनकेव, इधर क्या है, कनकेव है, और इधर वाला जो ये सरफेस है ये कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है। तो अगर भाई हम क्या करें कि इस कनकेव सरफेस को ही क्या करें, पेंट कर दें, तो अगर इस कनकेव सरफेस को हम पेंट कर देंगे तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा सरफेस होगा, कॉन्वेक्स सरफेस होगा, और इस तरह से जो मिरर बनेगा इस मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखिए कि जो दूसरा मिरर है आपके पास,
जो दूसरा मिरर है आपके पास, इस दूसरे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस दूसरे मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। और इस कनकेव मिरर में भी फिर से वही बात कि अगर किसी स्फेरिकल मिरर का, इफ द concave surface, if the concave surface of an spherical mirror, अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर का, अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर का कॉनकेव सरफेस जो हो इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉनकेव सरफेस कैसा सरफेस हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, देन द मिरर इज कॉल्ड, देन द मिरर इज कॉल्ड, तब इस तरह के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, तब इस तरह के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। अब इस तरह के मिरर को क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। अब ध्यान देना कि भाई साहब मान लीजिए कि ये एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल सरफेस, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये वाला सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स सरफेस है, और ये वाला कॉन्वेक्स सरफेस है, और इधर वाला जो सरफेस है ये कैसा सरफेस है, कॉनकेव सरफेस। तो अगर इसमें हम क्या करें कि कॉन्वेक्स सरफेस को हम पेंट कर दें, कॉन्वेक्स सरफेस को हम पेंट कर दें, तो मुंह किधर से देखेंगे, कॉनकेव की तरफ से देखेंगे। इसका मतलब ये कनकेव सरफेस जो हो जाएगा, यही वाला क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कनकेव सरफेस हुआ तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आज हम यहीं पर रोकेंगे आपके क्लास को, और अगले दिन से हम लोग फिर से स्फेरिकल मिरर की कहानी शुरू करेंगे, जिसमें स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, इस सारे चीज को हम फिर से रिपीट करेंगे, आपको एक एक चीज सिखाएंगे। और अभी तक जो हम लोग एक गलत फॉर्मूला रटते आए थे, F इक्वल टू R/2, अलग बात है कि हमारे सिलेबस में भी वही पढ़ना है, लेकिन वो प्योर नहीं है, वो प्योर नहीं है। उस फॉर्मूला को प्रूफ करना भी हम लोग सीखेंगे और चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो अगला क्लास से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है ऑप्टिक्स का, जहां से आपको स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना शुरू होगा। स्फेरिकल मिरर में भी हम लोगों को बहुत छोटा छोटा मिरर पढ़ना है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे दोहराएंगे, लेकिन अगले क्लास से, मंडे से दोहराएंगे। फिलहाल इतना पढ़ के आइए, और पढ़ने के बाद फिर मिलेंगे अगले क्लास। काफी आज के